नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो इससे पूर्व की कक्षा के अंदर हमने बात की थी महात्मा गांधी के जो है सामान्य परिचय, जीवन परिचय के बारे में, और उन्होंने किस किस आंदोलन के अंदर भाग लिया और किन किन आंदोलनों को जन आंदोलन बनाने के लिए उनके जो प्रयास थे वो हमने एक जो है परिचय के रूप में उनके बारे में जानकारी की थी। तो अब आज अपन बात करते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, यानी इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है। तो हिंद स्वराज 1909 के अंदर लिखी गई थी गुजराती भाषा। 1909 के अंदर हिंद स्वराज करके एक पुस्तक जो 1909 के अंदर लिखी गई गुजराती भाषा में। दूसरी है इनकी जो जीवनी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये 1927 के अंदर लिखी गई थी। ये ऑटोबायोग्राफी है, नहीं, ये इनकी जीवनी है जो स्वयं उनके खुद के द्वारा लिखी गई। तो इसी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, जो 1947 के अंदर लिखी गई। इसके अलावा इनकी जो पुस्तकें हैं, खादी, सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध, ये इनकी सब रचनाएं हैं जहां से जो है इनके विचारों का संकलन जो है आने वाली जो ये पीढ़ी है या जो हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वो ये हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये जो 1947 के अंदर लिखी गई थी, और खादी, सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध। इनके अलावा इन्होंने पत्रों का भी लेखन किया। तो पत्रों में इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, तो ये जो इंडियन ओपिनियन है ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो प्रकाशित होता था, इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में इसका प्रकाशन किया था अंग्रेजी भाषा में, यंग इंडियन और इंडियन ओपिनियन। ये इनके शुरुआती पत्र है जो इन्होंने अफ्रीका के अंदर इनकी शुरुआत की थी। उसके बाद हरिजन 1913 के अंदर प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था, और प्रारंभ में इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी, फिर नवजीवन ये गुजराती भाषा के अंदर लिखा गया। यानी ये तीन चार पत्रिकाएं हैं उसमें इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया अंग्रेजी के अंदर, हरिजन ये भी प्रारंभ में अंग्रेजी में लिखा गया 1913 के अंदर, और नवजीवन गुजराती के अंदर। और ये जो इंडियन ओपिनियन है ये अफ्रीका से प्रकाशित होता था। अब बात करें कि गांधी जी के जीवन पर प्रभाव किन किन का पड़ा। यानी कोई भी महापुरुष है या कोई भी विचारक है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं से प्रभावित जरूर हुआ है। और उस कोई ना कोई ऐसा रचनाकार या कोई ना कोई ऐसा जो है दार्शनिक हो, कोई विद्वान हो, वो जरूर इनके जीवन में रहा है जिनकी रचनाओं ने इनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो गांधी जी पर किन किन जो है लोगों का प्रभाव पड़ा, सबसे पहले बात करते हैं अपन हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो ये अमेरिकी निवासी व्यक्ति थे, और इनकी जो पुस्तक थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। और इस पुस्तक से इन्होंने जो ग्रहण किया, इनके ऊपर गांधी जी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, तो वो किस रूप में प्रभाव पड़ा, वो है सविनय अवज्ञा और निष्क्रिय प्रतिरोध। सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक कार्यों का बहिष्कार करना, यानी किसी व्यक्ति की कही हुई बात का विनय पूर्वक या विनम्रता से जो है उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, जिसमें हिंसा नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी के जीवन का जो सबसे बड़ा विचार है वो है अहिंसा। क्योंकि इनका जो अहिंसा से प्रेरित पूरे विचार है, उसमें सत्याग्रह ले लो, कोई भी ऐसा विचार ले लो, वो सब किससे प्रभावित है, अहिंसा के साथ। यानी हिंसा इनके जो है विचारों में कहीं भी दिखाई नहीं देती, और हिंसा को ये बिल्कुल एक उस तरीके से लेते थे कि अगर कहीं भी हिंसक प्रदर्शन होता तो कितने भी बड़े लक्ष्य निकट क्यों ना हो, उसको वो स्थगित कर देते थे। और इसके बारे में हमने जो ये असहयोग आंदोलन चला था, और जब असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया गया था उसमें मुख्य कारण हिंसा ही था, जो चोरा चोरी वाली घटना। तो निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कार्य नहीं करके, कार्य बहिष्कार करके जो है अंग्रेज सत्ता का प्रतिरोध यानी
उनका जो है सामना किया जा सकता है। उनको ये सांकेतिक थे। सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक जो है आज्ञा का उल्लंघन करना, और निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कार्य रोककर, काम छोड़कर, आधुनिक जो है भाषा में उसको हड़ताल भी कहते हैं अपन। कई बार कई लोग जो संगठन होते हैं वो हड़ताल की घोषणा करते हैं ना, तो वो उसी में है निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी बिना किसी हिंसक घटना के, बिना किसी विरोध के अपने कार्य को रोक लेना, वो है निष्क्रिय प्रतिरोध। फिर अगली जो इनकी जो पुस्तक है, इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था वो है जॉन रस्किन। ये ब्रिटिश विद्वान है। इनकी जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, और इसका जो प्रभाव पड़ा है वो शारीरिक श्रम का महत्व, यानी रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू द लास्ट, इसमें जो है शारीरिक श्रम के बारे में लिखा गया कि व्यक्ति को जो है उतना कार्य जरूर करना चाहिए जितना कि वो स्वयं अपने जीवन चलाने के लिए जितना उपयोग करता है, उतना उसको श्रम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा भी है कि कोई भी कार्य कभी छोटा नहीं होता, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। इनकी नजर में वकील का भी वही कार्य है, उतना ही महत्व है जितना एक डॉक्टर के कार्य का महत्व है। शिक्षक के कार्य का उतना ही महत्व है जितना एक जो है इंजीनियर के कार्य का महत्व है। तो कार्य की महत्ता यानी श्रम, शारीरिक श्रम का जो महत्व है वो प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति कोई भी काम करे, चाहे छोटा काम करे, चाहे बड़ा काम करे, चाहे कैसा भी काम करे, वो कोई कार्य तुच्छ नहीं समझा जाता है। कार्य कोई भी हो उसका समान महत्व होता है। और ये बात इन्होंने जॉन रस्किन यानी ब्रिटिश जो विद्वान था जॉन रस्किन, जिसकी पुस्तक थी अनटू द लास्ट, वहां से इन्होंने ये जो है शारीरिक श्रम का महत्व क्या होता है उसके बारे में विचार ग्रहण किए थे। तीसरे हैं रूसी विद्वान है टॉलस्टॉय। इनकी जो 3 रचनाएं हैं, गॉड विद इन यू, वॉर टू डू और वॉर एंड पीस, इन तीनों ही रचनाओं का प्रभाव पड़ा गांधी जी के जीवन पर। सर्वाधिक प्रभाव है वो टॉलस्टॉय का ही। गॉड विद इन यू यानी भगवान स्वयं अपने खुद के अंदर, व्यक्ति के अंदर है, यानी बाहर किसी भी सत्ता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो आत्मा अगर उन चीजों को ग्रहण कर लेगी तो फिर जो है व्यक्ति बाहर भटकता नहीं घूमेगा। वॉर टू डू यानी हम क्या कर सकते हैं, वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति। तो इनसे जो है इनके अंदर जो विचार थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं महात्मा गांधी को। और इसी कारण महात्मा गांधी को प्रशांत अराजकतावादी भी कहा जाता है। यानी गांधी जी की वैसे जो है कई आलोचक ऐसी आलोचना भी करते हैं कि ये अराजकवादी थे, क्योंकि इन्होंने जो बात कही थी कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए। राम राज्य की जो संकल्पना थी वो राज्य विहीन समाज की संकल्पना, और इनके कहने का अर्थ था कि वर्ग विहीन यानी एक वर्ग भेद नहीं होगा और शासन सीमित होना चाहिए। उनके कहने का उद्देश्य था शासन सीमित होना चाहिए। और जब व्यक्ति आत्मावान होके जो है अपना कार्य स्वयं करेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जाएगा जिसमें राज्य की जरूरत ही ना हो। तो वो बात गई थी, तो इसीलिए इनको जो प्रशांत और अराजकतावादी भी कहा जाता है। और ये जो विचार है इन्होंने टॉलस्टॉय से ग्रहण किया था। आगे बात करते हैं इनके राजनीतिक दर्शन के बारे में, महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो मानव स्वभाव यानी मानव के स्वभाव को इन्होंने किस प्रकार से इंगित किया है, तो कोई भी दुर्बलताओं से परे नहीं है। इन्होंने कहा मनुष्य, कोई भी जो मनुष्य है वो दुर्बलताओं से परे नहीं। यहां तक इन्होंने ईश्वर को भी दुर्बलताओं से परे नहीं माना कि गलती कोई भी कर सकता है, यानी गलती होना स्वाभाविक है। व्यक्ति जब कार्य करेगा ना कोई गलती जरूर होगी। और जो व्यक्ति होता है जो अज्ञानतावश कोई भी कार्य करता है, अज्ञानतावश वो गलती से करता है, ठीक है ना। फिर अगर उसको आत्मा का ज्ञान हो जाए तो फिर वो हिंसा की प्रवृत्ति भी छोड़ सकता है, अहिंसक रूप से आगे भी बढ़ सकता है। तो मनुष्य पशु के रूप में हिंसक परंतु आत्मा के रूप में क्या है, अहिंसक होता है। व्यक्ति अगर कार्य रूप में अगर हिंसा कर सकता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है अंत में उसको पछतावा जरूर होता है। जो आत्मा होती है वो हमेशा अहिंसक होती है। आत्मा के जागृत होने पर मनुष्य हिंसक नहीं रहता। यानी आत्मा अगर जागृत हो जाती है, व्यक्ति स्वयं अपने आप को पहचान लेता है, अपनी पहचान को स्वयं पहचान लेता है, तो वो है हिंसक नहीं रह सकता, फिर वो अहिंसक ही होगा। यानी आत्मा अगर उसकी जागृत हो जाए, वो अपनी शक्तियों को पहचान ले, तो फिर वो हिंसक नहीं रह सकता, वो एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो है बुरे से अच्छाई की ओर जाने का प्रयास करता है। एक प्रवृत्ति होती है मनुष्य के अंदर कि वो गलत कार्य को छोड़कर हमेशा अच्छा कार्य करे। कई हम ऐसे इतिहास में उदाहरण भी देखते हैं जो जिनका बचपन या जिनका जो यौवन है वो कई ऐसे कार्यों में गुजरा है जो अवांछनीय, फिर भी वो आगे जाके महान व्यक्ति भी बने। ठीक है ना। तो प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी धीरे धीरे जब आत्मा उसकी जागृत हो जाती है, और आत्मा का जागृत होने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने आप को पहचानने लग जाए, अपने उसकी पहचान क्या है व्यक्ति होने के नाते, तब वो हिंसक नहीं रह सकता। फिर दूसरी बात करते हैं साध्य और साधन की एकता के बारे में इन्होंने क्या बात कही है। तो वैसे गांधी जी ने मैकियावेली के उल्टा ये कहा है कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। यानी अगर आपका उद्देश्य भी पवित्र है, और उद्देश्य अगर पवित्र है और आपके साधन अगर पवित्र नहीं है, तो उस उद्देश्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। उद्देश्य और उसके कार्य रूप में लिए जाने वाले साधन, ये दोनों क्या होने चाहिए? दोनों ही पवित्र होने चाहिए। पवित्र होने का जो अर्थ है वो है उसकी शुद्धता, यानी वो अनैतिक न, वो नैतिक रूप से सही हो। यानी जैसा साध्य वैसा साधन। इन्होंने कहा कि जैसा आपका उद्देश्य होगा वैसे ही आपको साधन इस्तेमाल करने होंगे। साधनों की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया, और जो साध्य होते हैं वो साधनों से ही जन्म लेते हैं। यानी साधन कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। तो जब साधन शुद्ध होंगे तो उद्देश्य अपना आप शुद्ध होगा। साध्य साधनों से ही जन्म लेते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि राज्य के बारे में इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा व्यक्ति साध्य है, राज्य क्या है? साधन है। राज्य क्या है? साधन है। यानी राज्य का जो उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाना है। यानी राज्य का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो राज्य उत्पन्न हुआ, राज्य का जो विकास हुआ, वो किसके लिए हुआ है? व्यक्ति के लिए हुआ। यानी वो सारी व्यवस्थाएं किसके लिए होगी? व्यक्ति के लिए होगी। तो व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, और सर्वोच्च आदर्श है राम राज्य। इसीलिए इनको प्रशांत अराजकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो सर्वोच्च आदर्श है वो क्या है? राम राज्य। राम राज्य का मतलब है राज्य विहीन, वर्ग विहीन व्यवस्था, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, और उसमें किसी भी प्रकार की जो सत्ता की जरूरत नहीं रहेगी, और सभी व्यक्ति अपने अपनी आत्मा से प्रेरित होकर जो है अपने आप इस व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे, और सब अपने अपने कर्तव्यों को करते रहेंगे। तो कहीं भी राज्य की यानी बाध्यकारी शक्ति की जरूरत भी नहीं है, जिसमें राज्य अनावश्यक बुराई होगा। यानी राज्य की आवश्यकता भी नहीं है, अगर वो है तो अनावश्यक रूप से बुराई के रूप में है, क्योंकि इन्होंने राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज या वर्ग विहीन व्यवस्था का जो है समर्थन किया। इसीलिए इनको प्रशांत अराजकवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशांत अराजकवादी। राज्य संगठित रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य संगठित रूप से किसका प्रतिनिधित्व करता है? हिंसा का। गांधी जी ने राज्य को हिंसा का यंत्र माना है। क्या माना है? हिंसा का यंत्र है। यानी राज्य संगठित रूप से, यानी संगठित रूप से जो राज्य है वो उसका जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? हिंसा। क्योंकि जो हिंसा से ही भय बनता है और भय से ही व्यवस्था चलती है, तो भय और हिंसा जुड़े हुए हैं। तो हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य आत्महीन यंत्र है। क्या है? आत्महीन यंत्र है, जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर राज सत्ता है तो वो हिंसा से पृथक नहीं रह सकती, किसी न किसी रूप में वो हिंसक जरूर रहेगी। राज्य की उत्पत्ति हिंसा से ही हुई। राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंसा से ही हुई है। यानी राज्य का, क्योंकि जो राज्य होता है उसका जो मूल तत्व होता है वो होता है शक्ति, और शक्ति हमेशा हिंसा से ही अर्जित होती है, ऐसे शक्ति अर्जित नहीं होती। शक्ति का अगर संग्रह करते हैं उसके लिए हिंसा जरूरी होती है। सर्वोत्तम, फिर उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम सरकार कौन सी? तो सर्वोत्तम सरकार वो है जो न्यूनतम शासन करे। क्या करे? न्यूनतम शासन करे। यानी कम से कम सरकार का शासन हो, ताकि लोग जो है आसानी से अपना जीवन यापन और अपने जो स्वाभाविक अंदर जो उनके अंदर क्षमताएं होती है उन क्षमताओं को वो आसानी से विकास कर सके, और बाध्यकारी रूप से राज्य का नियंत्रण बहुत कम हो। यानी राज्य नामक संस्था के बारे में उन्होंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, अगर ये है तो वो हिंसा का यंत्र मात्र है। ठीक है। तो आज हमने बात की थी महात्मा गांधी के जो है रचनाएं,
और उन पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, जिसमें हमने टॉलस्टॉय के बारे में बात की, रस्किन के बारे में बात की, हमने डेविड थोरो के बारे में बात की, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ा, उसका भी अपने बात की। फिर बाद में इनके राजनीतिक विचारों में जो है राज्य, मानव स्वभाव और साध्य और साधन, ये 3 प्रकार की जो अवधारणा है वो हमने आज के टॉपिक में रखी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।